आज हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और डेल्टा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है या पाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसके पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। ये पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग खास करके दोनों के बीच मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता क्या है, और तब हम लोग डिफरेंस आराम से समझ लेंगे। पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होगा सिग्मा बॉन्ड में कि सिग्मा बॉन्ड is formed by linear overlapping of linear और एक्सियल भी कह सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और पाई बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज और कोलैटरल भी कहते हैं, कोलैटरल और पैरेलल, साइड वाइज, कोलैटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम लोग देख लें पहले, जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2 या N2। तो ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। अब इसमें हम लोग देख लें वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कहेंगे 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब हम लोग देखें 2pz जो ऑर्बिटल है, एक ऑक्सीजन का 2pz दूसरे ऑक्सीजन का 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है। ये देख लीजिए py, ये py, ये क्या था pz, ये क्या था pz। ये देख लीजिए py है और ये भी py है। तो ये देख लीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं साइडवाइज और कोलैटरल और पार्शियल ओवरलैपिंग। तो ये क्या हुआ पाई बॉन्ड, ये क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये देख लीजिए एक्सियल ओवरलैपिंग है, इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल लीनियर ओवरलैपिंग इसको भी कहते हैं। तो इसलिए ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो कि देख लीजिए ये ऊपर वाला लोब है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और नीचे वाला लोब है, दोनों का ओवरलैपिंग होता है। मतलब ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब। तो ये पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। बीच में क्या होता है नोडल प्लेन होता है, खाली जगह होता है, जिसके कारण पाई बॉन्ड क्या होता है वीक बॉन्ड होता है। और इसमें लीनियर ओवरलैपिंग होने के कारण ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल में देखें या सेकेंड में हम लोग देखते क्या हैं कि सिग्मा बॉन्ड
इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों ऐसा है? ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड। इट इज वीक बॉन्ड। कारण क्या है? ड्यू टू पार्शियल या साइड वाइज और पैरेलल और कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम लोग क्या देख लिए कि सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। इसका कारण सब लोग समझ लिए कि सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड में पार्शियल ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। अब हम लोग थर्ड में देखें। थर्ड में क्या होता है कि इन द सिग्मा बॉन्ड and in the case of p orbital, one lobe of the orbitals takes place in overlapping। केवल एक लोब है, ये लोब इसका और इसका, ये ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता है। पाई बॉन्ड में क्या होता है? बोथ द लोब्स ऑफ p orbitals takes part in overlapping। इसके बाद ये समझ लीजिए, इसमें एक लोब, इसमें क्या होता है? दोनों लोब क्या होता है? ओवरलैपिंग में भाग लेता है। सॉरी, ये 3 ही है। अब हम लोग फोर्थ में देखें कि बॉन्ड एनर्जी अगर देखते हैं तो किसका ज़्यादा होगा? जिसमें लीनियर ओवरलैपिंग होता है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज लार्जर एंड पाई बॉन्ड में क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड इज लेस with respect to the sigma bond। ये देख लीजिए कि इसका सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है और पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है। कारण क्या है? कि इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग और इसमें क्या होता है? लीनियर ओवरलैपिंग। फिफ्थ में हम लोग देख लें, फिफ्थ में क्या होता है? फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी इन द सिग्मा बॉन्ड इज लार्जर in the larger
between the center of the atom, center of the atom। और इसमें क्या होता है, ये सेंटर में क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, 0। इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the electron density between the center of the two atoms is क्या होगा, 0। कहाँ होता है, ऊपर एंड नीचे। इस तरह से हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़े सिक्स्थ में। सिक्स्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज लोकलाइज्ड, मतलब एक जगह स्थिर होता है। लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। सेवेंथ में हम लोग क्या देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखें कि सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हम लोग क्या सकते हैं कि सिग्मा मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव आई डीलोकलाइजेशन के चलते मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्या, इसका क्या कारण है कि डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब स्थिर नहीं हो रहता है। इसलिए क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड। एक चीज और हम लोग देख लें कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले होता है तब पाई बॉन्ड का होगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले होता है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट बॉन्ड। इंडिपेंडेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो, लेकिन पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिग्मा बॉन्ड, फॉलोड बाय सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तब पाई बॉन्ड हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट बॉन्ड बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिग्मा बॉन्ड। नाइन्थ में हम लोग देख लें, नाइन्थ में कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि मॉलिक्यूल के ज्योमेट्रिकल शेप के डिटर्मिनेशन में भाग लेता है। सिग्मा बॉन्ड डिसाइड्स द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल।
लेकिन पाई बॉन्ड does not take part in the determination of geometrical shape of the molecule. टेंथ में हम लोग कहा देखते हैं कि दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओनली वन sigma bond is formed between the two atoms in the molecule. लेकिन पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो एक या दो भी हो सकता है. पाई बॉन्ड may be one or two between the two atoms. मतलब इसमें देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि जैसे ऑक्सीजन है, एक सिग्मा एक पाई. नाइट्रोजन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें एक पाई और एक सिग्मा, मतलब दो पाई बॉन्ड और वन सिग्मा बॉन्ड. इसमें हम लोग क्या देखे कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. तो इसलिए हम लोग क्या देख लिए अभी कि दो आइटम के बीच केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा एक या दो भी हो सकता है. आगे लास्ट होगा ये, जो सिग्मा बॉन्ड है रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है. सिग्मा बॉन्ड does not takes part in the resonance. लेकिन इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस. रेजोनेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तब करेगा जब उसके पास दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो या एक डबल बॉन्ड हो और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. कहाँ? अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग, मतलब डिफरेंट टाइप का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है. लेकिन पाई बॉन्ड का क्या होता है, चेंजेज होता है, मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग लेता है. ये यही हुआ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस. अब हम लोग एक पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा बॉन्ड. तो डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, अगर किसी भी एटम का
डी ऑर्बिटल्स के जो जो 4 लोब होते हैं, जैसे इस तरह का 1 2 3 4 लोब हैं, दूसरे एटम का भी सिमिलर डी ऑर्बिटल्स का 4 लोब जब ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं तब वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यही देखिए, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, यही डेल्टा बॉन्ड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड which is formed by the overlapping of 4 lobes of d orbital and the similar 4 lobes of the d orbital of other atom। मतलब अगर एक एटम में जो डी ऑर्बिटल है और दूसरे एटम में भी वही डी ऑर्बिटल, उसी तरह का डी ऑर्बिटल, कि अगर चारों लोब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और इसमें ध्यान देना है जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि DZ2, चूंकि इसका 4 लोब नहीं होता है, ये बीच में श्रिंक कर जाता है, इसलिए DZ2 डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। DZ2 हम लोग लिख सकते हैं कि DZ2 does not participate in डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। कारण समझ गए कि इसका 4 लोब्स होता ही नहीं है, इसीलिए। तो ये हुआ डेल्टा बॉन्ड। अब हम लोग देख लें, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको समझ लें। सबसे पहले हम लोग से पूछा जाता है कि किस मॉलिक्यूल में किस तरह का ओवरलैपिंग है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग देख लेते हैं H2O। तो H2O में क्या है, हम लोग देख लीजिए O8, 1s2, 2s2, 2p4, ये 2s2 हो गया, 2p4 हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये देखिए p ऑर्बिटल 2px, 2py एंड 2pz, आई क्या है, 2px है। तो अगर हाइड्रोजन में क्या होगा, 1s1 होता है। तो अगर s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, तो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। दूसरा हाइड्रोजन मान लेते हैं, उसका भी एक ऑर्बिटल अगर है तो वो भी क्या होगा, sp। मतलब हाइड्रोजन का s और ऑक्सीजन का p। तो इसलिए किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी किस तरह का ओवरलैपिंग कहेंगे, sp ओवरलैपिंग। इसमें भी क्या हुआ, spa ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का क्या होता है, s ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। अगर हम लोग HH में देखें तो इसमें क्या होगा, SS ओवरलैपिंग है। SS ओवरलैपिंग हम लोग क्यों कहे, इसलिए कहे कि एक का S दूसरे का भी S।
मतलब एक एटम का एस है, दूसरे एटम का भी एस, इसलिए क्या हुआ, एस एस ओवरलैपिंग होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है जो दिया हुआ है उसमें किस तरह का ओवरलैपिंग हुआ है। एक तरह का ये क्वेश्चन हुआ। दूसरे तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें देखा जाता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। जैसे मान लीजिए ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर सब लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। इसमें ये 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना हो गया, 1 2 3। पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, 1 1 2। इसी तरह से और हम लोग देख ले, ये जैसे इस तरह का कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर 7। फिर से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर कितना, 2 इसमें पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह से इसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। एक कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेशन क्या होता है। तो अब देख लीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसमें भी क्वेश्चन उसे राइज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही हो गया, अगर हम फास्फोरस को लेते हैं 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही हो गया। तो वैलेंस शेल में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3s2, इसमें हो गया क्या 3p3। इसमें d ऑर्बिटल होगा। याद रखना है कि अगर किसी एटम में d ऑर्बिटल होता है 3d, तो उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा कोवैलेंसी शो करेगा। क्यों करेगा कि मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, 3 होगी। लेकिन अगर चूंकि 3d भी खाली है इसमें, अगर 3d भी खाली है तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। हम लोग देख लें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो कोवैलेंसी इसमें कितनी हो गई, 5। इसमें कोवैलेंसी कितनी है, 3 है। तो ये कब संभव है, जब उसके पास उस सिमिलर एनर्जी लेवल में क्या हो, d ऑर्बिटल खाली हो। अब हम लोग ये देख लें कि फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होता है। अब जैसे मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन ये आकर इसमें एंट्री किया, तो इसको फर्स्ट एक्साइटेशन कहते हैं। ये क्या हुआ, फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन। तो फर्स्ट एक्साइटेशन के द्वारा इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। मान लीजिए कि अगर किसी भी एटम में अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक से ज़्यादा कोवैलेंसी शो करेगा ही। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो कोवैलेंसी 2 होगी। अब हम लोग ये देख लें कि ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट और d ऑर्बिटल है।
ये 2s, मान लीजिए यहाँ सॉरी 3s, 3p और 3d। तो फर्स्ट एक्साइटेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये क्या होगा, इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है। अब फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर देख लीजिए सेकेंड एक्साइटेशन में, ये क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन। तो सेकेंड एक्साइटेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6। तो हम लोग क्या देखे कि 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग इस पर सोल्व कर सकते हैं इसके आधार पर। फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर, सेकेंड के बाद इसका स्ट्रक्चर। हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है, ये करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी और वाइटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संभव है इन द एक्साइटेशन। तो इसीलिए हम लोग ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। और इसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट एक्साइटेशन या सेकेंड एक्साइटेशन के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये भी हम लोग इसके आधार पर समझ लेंगे। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लोअर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आइटम किसी भी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो किस लिए करता है कि टू अटेन लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आधार पर हम लोग ये भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज बस इतना ही, इतना पढ़ लीजिए।